नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी हर महीने की सैलरी आने के बाद कुछ ही दिनों में जेब खाली रह जाती है? क्या आपको समझ में नहीं आता कि पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलो तो हम पहली बार बात करते हैं, बजट बनाना ज़रूरी है। सबसे पहला कदम हमें क्या करना है, एक बजट बनाना है। हाँ, आप हर महीने कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इसका हिसाब एक डायरी में या फिर किसी फ़ोन एप्लीकेशन में हम लोग हर दिन का नोट करेंगे। जैसे कि कुल इनकम पहले कितनी आई हमारी, फिर हमने अपनी नीड्स ज़रूरतों पे कितना खर्च किया, जैसे किराया, राशन, बिजली, पानी। फिर हमने अपने वांट्स, गैर ज़रूरी खर्चों पर कितना खर्च किया, जैसे बाहर खाना, शॉपिंग, घूमना। फिर हमने उसके बाद बचाया कितना रुपए, ये हम एक डायरी में नोट करेंगे, जिससे हमको एक पता लग जाएगा कि हमारे हर महीने के खर्चों में जो बेकार के खर्च हैं, जो फालतू के खर्च हैं, वो हमने कितना किया, जो हमारी बेसिक नीड्स है उनको हमने कितना खर्च किया, और उसके बाद हमने कितना बचाया। जैसे हम बात करते हैं, हमारा 100 रुपये हमने कमाया, तो हमने 100 रुपये में मान लीजिए आपने 50% खर्च कर दिया अपने, जैसे किराया, राशन, बिजली, पानी, ईएमआई, और फिर बाकी बचा 30% अपने खर्च कर दिया बाहर घूमने फिरने पे, इधर खाना उधर खाना और अपने लग्जरी लाइफ को। आपने बचाए लास्ट में 20 रुपये, तो ये आपकी 20 रुपये बचे, वही आपकी सेविंग है। पर आज की लाइफ में, जो हमारी आज की लाइफ स्टाइल है, उसमें क्या हो गया कि कमाना कम है, खाना ज़्यादा है, ज़्यादा खर्च करना है, तो हमारी सेविंग्स ना के बराबर है, जिससे आजकल हर आज युवा जूझ रहा है। लोग स्ट्रेस में रह रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ चला जा रहा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पर्सनल फाइनेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पर्सनल फाइनेंस ना होने के कारण ही, या हमारा जो पर्सनल फाइनेंस का जो लर्निंग है, जिसकी हमारी कमी दर्शाता है, जिससे हमारे बचत नहीं हो पा रही, तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे। चलिए पहले जो रूल नंबर फर्स्ट है, 50-30-20 वाला, मतलब जो भी हम कमाते हैं उसको 50% सिर्फ ज़रूरी खर्चे हैं, जो आपकी बेसिक्स जो खर्चे हैं उन पे ही खर्च करेंगे। 30% अपने जो आपकी शौक़ हैं, घूमना फिरना, कपड़े अच्छे अच्छे पहनना, इधर मूवी देखना, उस पर हम खर्च करेंगे, और 20% हम अपनी शेविंग करेंगे। उसके बाद उसके बाद है बचत और निवेश की ताकत। जैसे हम हर बार हम लोग सुनते हैं, हमने अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि हम एक एक रुपये बचाने से ही काफ़ी मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, तो बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। अगर हम हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाएंगे और सही जगह निवेश करेंगे, तो हम एक अच्छा खासा फंड या कॉर्पस जमा कर पाएंगे। जैसे हम जो बचा हुआ रुपया किसी फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दें, जो एक फिक्स्ड इनकम के रूप में आपको उभरेगी, इस महीने में इंटरेस्ट जो देगा। म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी रुपए डाल सकते हैं, गोल्ड या रियल एस्टेट में भी हम रुपए को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट तरीके हैं, जैसे बैंक में जमा कर दिया, बैंक में एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, जैसे कोई बैंक आपको 6% में एफडी फिक्स्ड दे रही है, कोई आपको 5% दे रहा है, कोई 7% भी बैंक दे रही है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग है, वो आपको 7.5% तक का भी आपको फिक्स्ड डिपॉजिट दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? ये एक तरीके का ये शेयर मार्केट जो डीमैट अकाउंट है, वहीं से आपको म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड का सर आजकल जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, और बहुत सारी यूपीआईस पे भी हमारे अवेलेबल है कि इस पे भी हम म्यूचुअल फ़ंड कर सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम हर महीने 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये एक डाल सकते हैं। और ये क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, मार्केट के हिसाब से आपको रुपये बढ़ेगा। मान लीजिए मार्केट अच्छा मूव कर रहा है, या फिर आपने किसी इंडेक्स में रुपये डाल दिया है, या फिर किसी पर्टिकुलर शेयर में आप एसआईपी करके रखा हुआ है, तो उसकी जो ग्रोथ होगी उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 12%, 13%, जो एक किसी फिक्स्ड डिपॉजिट से अच्छा माना जाता है। पर क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट रिस्क फ्री है, और म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क होता है, मार्केट बेस्ड होता है। अगर मान लीजिए अगर मार्केट डाउन है, तो आपका जो रिटर्न भी है थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर
जैसे मान लीजिए रिसेशन आ जाता है तो आपको म्यूचुअल फंड्स में आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। तो ये भी चीज़ मार्केट बेस है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। जो म्यूचुअल फंड्स एसआईपी होता है मार्केट बेस होता है। पर और मार्केट बेस क्या है, जैसे मान लीजिए आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रुपये डाल दिया है, तो ये क्या है, आपने लार्ज कंपनी बड़ी कंपनियों में आपने पैसा लगाया है। तो ये क्या, म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया जाता है वो आप डायरेक्टली लगा किसी फंड मैनेजर के थ्रू लगाया जाता है। तो पर जो फंड मैनेजर होते हैं काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, उनको काफ़ी नॉलेज होता है किस कंपनी में, और उनका यही काम है, वो एनालिसिस करते रहते हैं। इसलिए वो आपको जो आप एसआईपी कर रहे थे तो आपसे वो चार्ज भी करते हैं। तो अभी अगला बात है पीपीएफ है। पीपीएफ भी एक अच्छा विकल्प है आपके लिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जो आप थोड़ा थोड़ा कॉर्पस डालते रहते हैं उसके अंदर, तो आपको जो रिटायरमेंट के टाइम रुपये मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। गोल्ड भी खरीद सकते हैं, या आजकल तो सीधा गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, और रियल इस्टेट में डाल सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं, हमारी लाइफ में कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी कोई भी दिक्कतें मुश्किलें परेशानियाँ आ सकती हैं, जो आपने कोविड में देख लिया है कि हमें कोविड ने हमको सिखाया है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमको कोविड के हिसाब से आप देखिए कि कितनी लोगों की नौकरियाँ चली गई थी, लोग घर पर आके बैठ गए थे, फ्रीली आके बैठ गए थे, खाने को राशन नहीं था। जो प्राइवेट नौकरी वाले थे उनको काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा था। तो ये हमको बताता है कि हमको एक इमरजेंसी फ़ंड या एक इमरजेंसी अमाउंट भी हमारे घर में होना चाहिए। जैसे कि हमारे 6 महीने के खर्चे क्या हैं, आप 1 महीने का खर्च निकालिए और उसको अगले 6 महीने खर्चों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कम से कम हमारे 6 से 7 महीने का इतना कॉर्पस मिल जाएगी। मान लीजिए इमरजेंसी हो गई, जैसे कोरोना में हो गया था, या कोई आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई, तो हम उससे कम से कम 6 महीने अपना घर चला सकें। तो कम से कम 3 से 6 महीने की ज़रूरत के हिसाब की रकम आपके घर में होनी चाहिए, या किसी ऐसे अकाउंट में होनी चाहिए जब ज़रूरत पड़े आप उसको निकाल सकें। जैसे कि सेविंग अकाउंट में आपका बैंक का सेविंग अकाउंट हो, या फिर आप घर में भी रख सकते हैं। आपको ज़रूरी है इसमें आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, पर वो आपको एक कॉर्पस है कि आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कभी भी कोई परेशानी आएगी, कोई बीमार हो गया, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और फिर सर उसके बाद है कि आप लोन ना लें फालतू का, जब तक आपको ज़रूरत ना हो। जब से अगर लोन लेना है तो किसी अच्छे काम के लिए लोन लें। जैसे आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो उससे लोन ले सकते हैं। लोन अच्छे भी हैं पर लोन बुरे भी हैं। मान लीजिए आप आईफ़ोन खरीदने जा रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख का आईफ़ोन, या सैमसंग अल्ट्रा मोबाइल खरीद रहे हैं गैलेक्सी का, तो वो आपका एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं है, आपका लायबिलिटी है वो। तो लोन अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अगर आप अपने शौक़ के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और किसी मतलब के नहीं ले, तो आपको लायबिलिटी है, वो आपको आगे जाके परेशान ही करेंगे। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जितना आसान दिखता है उतना ही भारी पड़ता है। कोशिश करें कि ईएमआई का बोझ आपकी आय से 30% ज़्यादा ना हो। उधार समय पर चुकाएं, गैर जरूरी कर्ज ना लें। जैसे बिना लक्ष्य के तीर नहीं चलता, वैसे ही बिना योजना के पैसे भी भटकते रहते हैं। जिसका मतलब वित्तीय लक्ष्य तय करें, अपना टारगेट तय करें। 5 साल, जैसे आपका लक्ष्य है 5 साल में कार खरीदना, 10 साल में घर लेना, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट प्लानिंग, हर लक्ष्य के लिए सही योजना में निवेश को चुनें। तो दोस्तों हम अभी अब बात ही कर रहे थे कि पर्सनल फाइनेंस बहुत ज़रूरी है हमारे। ना तो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमको कोई बताता है कि मतलब पर्सनल फाइनेंस क्या चीज़ है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, बजटिंग क्या होता है। तो आज हम इसी बारे में बात किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।